इससे जो पिछला वीडियो हम आपको बना करके दिए हैं उसमें कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की कुछ थ्योरी डिस्कस की गई है और वो बूस्टर कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्ट डिस्कशन लिया गया है, क्योंकि रेगुलर कोर्स में सब पढ़ा हुआ है। उसी के बेस पर बोर्ड में पूछे हुए कुछ क्वेश्चन की चर्चा हम आपके लिए करते हैं, थोड़ा ध्यान से और थोड़ा गौर से, क्योंकि हम आपसे जो कमिटमेंट करके आए हैं, आपसे मिल करके आए हैं, तो हमने ये जरूर आपको बात बताई थी कि गंभीरता जरूरी है, समय का अनुपालन अनुशासन के साथ जरूरी है और हमारी बातों को गौर से सुनना भी जरूरी है, क्योंकि हर कदम, हर स्टेप, हर मिनट हम आपके लिए सिर्फ इस इस प्रकार चिंतित हैं कि किस तरह से हम आपका काम करके दें कि आपका स्कोर बिल्कुल बिल्कुल 60 to 70% और 400 प्लस में जाए। ये मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर मेरे साथ होते हुए ये नहीं हो पाता है तो फिर या तो आप दोषी होंगे या हम दोषी होंगे। पर हम चाहते हैं कि इसमें कोई भी डर, भय और किसी तरह के घबराहट की बात नहीं हो और लगातार हम लोग इस तरह मेहनत करें कि हमारा डेवलपमेंट बिल्कुल सर्टिफाई हो जाए, सुनिश्चित हो जाए। तो उसी के पैटर्न पर आइए ना देखते हैं। कहता है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होती है। आपके वीडियो में लास्ट वीडियो जस्ट जो अभी आपके पास गया हुआ है उसमें आप ये बताया था मैंने कि अगर कोई एक छड़ चुंबक है, इसमें S और N है, तो मैंने कहा था आपसे कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा S से N की ओर, मतलब दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है, जबकि यही चुंबक क्षेत्र के बाहर जाने के बाद क्या होती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ हो जाती है। और साथ में ये भी हमने बताया हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर बाहर दोनों होता है, चुंबक के अंदर भी चुंबक के बाहर भी। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। N से S नहीं होगा, N से S चुंबक के बाहर होता है। N से W ये तो होना ही नहीं है ना। S से N बिल्कुल देखिए सामने में है ना, और W का मतलब वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम, और ये S से W ये भी गलत है। मतलब एक बार थ्योरी सही तरीके से हमने पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको आराम से जो है सो ऑपरेट कर सकते हैं। देख लीजिए बिल्कुल क्लियर है, अंदर में साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ और बाहर में नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो क्या लिखा, साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ, यही इसका सही ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है। नरम लोहे का, इसको सॉफ्ट आयरन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन। इस्पात से या मान लो पीतल से, आपने कहीं नहीं देखा होगा कि पीतल से चुंबक बनता है, कहीं नहीं बनता है। अगर आप इसको बहुत प्रयास करके भी देखेंगे तो लगभग ना के बराबर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय गुण इसके अंदर आएगा। इस्पात में भी उतना बेहतर नहीं आता है, क्योंकि देखिए कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट अगर होता है तो उसका आउटपुट बढ़िया मिलना चाहिए। किसमें बढ़िया वो काम करेगा, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो कहाँ पर बढ़िया रिजल्ट देगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बनाई जाती है। तो किसी विद्युत चुंबक का मतलब क्या होता है, विद्युत चुंबक का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट देंगे तो चुंबक रहेगा चुंबकीय गुण पदार्थ में, और जब करंट हटा लेंगे तो चुंबकीय गुण उसका समाप्त हो जाएगा, इसीलिए उसका नाम विद्युत चुंबक पड़ा है। तो प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है, और इसको देख लीजिए, पहले क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है, यह क्वेश्चन देखिए 2 बार रिपीट हुआ है, इसीलिए इस पर थोड़ा ध्यान देना है। 2014 में और 21 में इसका ऑप्शन क्या होगा, नरम लोहा। पीतल भी संभव नहीं, इस्पात भी संभव नहीं, और कोई नहीं का तो कोई बात ही नहीं है, यानी नरम लोहा इसका सही आंसर है, और ये बिल्कुल बात भी फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, मुझे लगता है
कि ये 2 क्वेश्चन की जगह को मैं अगर समाप्त कर दूं तो कुछ यहाँ पर हम आपको सिखाने में सफल हो जाएंगे। आइए इसको हटाते हैं। आपने देख भी लिया तो जरूरी नहीं अब इसका रहना, क्योंकि इस जगह का हम यूज कर लेंगे आपको कुछ सिखाने के लिए। देखा जाए क्या कह रहा है ये कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका, परिनालिका मतलब सोलेनोइड, ये देखिए सोलेनोइड है आपको, ये है। अब क्या होता है कि सोलेनोइड का जो पढ़ाई है, इसकी पढ़ाई आप आगे भी खूब करेंगे, उसकी चिंता नहीं है। 12 के लेक्चर में आप जाएंगे तो आपको ये सब चीज खूब पढ़ना पड़ेगा। आई करंट दिए, आई करंट आया। हालांकि आपके सिलेबस में इसकी चर्चा करने के लिए उतना लंबा नहीं है मामला, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर इसकी पूरी लपेटों की संख्या n है और अगर इसका लेंथ l है तो n हम एक क्वांटिटी यूज करते हैं जो होता है n/l, मतलब इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। तो b जो होता है ना, ये होता है μ0 इंटू n इंटू आई। n है प्रति इकाई लेंथ में लपेटों की संख्या, आई है करंट का मान, और μ0 है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, वो मतलब इस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। खैर, तो ये जो वैल्यू हम लोग देख रहे हैं ये अंदर के किसी पॉइंट का है, यहाँ का किसी भी जगह पे, और अगर इसके सिरे पर आ जाते हैं कॉर्नर पे तो ये आधा हो जाता है इसका वैल्यू, यानी μ0 ni/2 ये होता है B1 का वैल्यू इसके छोर पर, यानी बाहर के मुंह पर, अगर जहाँ पे वो खुल रहा है। तो वही कहता किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर पूछ रहा है आपको। मैंने क्या कहा था आपको कि एक क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हुए दूसरे क्वेश्चन को भी खोज लेते हैं हम लोग। देखा जाए तो अंदर के पॉइंट पर यह पूछा गया कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं होगा। भाई होता है तो शून्य क्यों बताएं? सिरे पर बढ़ता है। देख लीजिए मैंने लिखा है ना आपको कि सिरे पर क्या हुआ, अंदर में इतना है और सिरे पर ये घटता है, बढ़ता नहीं है। सिरे पर घटता है, सभी पर समान जी नहीं, सिरे पर बढ़ना भी नहीं है। देखिए सब कुछ क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं कि अगर यही क्वेश्चन उल्टा करके दे दे कि किसी चुंबक परिनालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर हमारे पास B है, सपोज कीजिए, तो चुंबक के अंदर के किसी बिंदु पर, इस परिनालिका के अंदर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो ऑप्शन में आप ढूंढ लेंगे। दोनों में क्या होता है, यहाँ इसका वैल्यू अंदर में जो भी है इसका आधा है सिरे पर, तो सिरे पर दिया हुआ रहेगा उसका दुगुना होगा अंदर में। तो मतलब इसी के मिलते जुलते कॉन्सेप्ट की चर्चा हम लोग कर, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसको ध्यान से देखना है। फिर 4 नंबर में देखिए क्वेश्चन है, किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता? ठीक है ना। अगर सही माने में ये क्वेश्चन थोड़ा सा अभी डिस्कशन में करता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। देखिए अभी तो आपको ये लगता है कि मैं अगर एक मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा गंभीरता से सुनिएगा इसको, थोड़ा सा मैं अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने इस पर बात की थी, पर थोड़ी और चर्चा का जरूरी हमें लगा है, तो थोड़ा इसको अच्छे से। ये क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये अधोमुखी है, अंदर की तरफ जा रहा है, इनटू द पेज, यानी ये इसकी दिशा मैंने अंदर की तरफ। अब एक बात ध्यान से सुना जाए, अगर मैं किसी चार्ज को, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज है, प्लस ई मान लेते हैं, इसको अगर चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम प्रोजेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है ना कि इसका जो फोर्स है इसके ऊपर वो इधर की तरफ लगता है, और ये इसको क्या करता है, एक सर्कुलर, मतलब एक वृत्ताकार दिशा, यानी वृत्ताकार पथ पर इसको घुमाने लगता है। ये तो तब है जब वेग की दिशा पर ये लंबवत हो। लेकिन बहुत सारी, इस क्वेश्चन में बहुत सारा कंफ्यूजन भरा हुआ है। कंफ्यूजन ये भरा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति कर रहा है वो, तो अब ये तो चुंबकीय क्षेत्र के क्वालिटी के विषय में भी चर्चा नहीं हुई।
क्वालिटी के विषय में भी चर्चा नहीं हुई है और ना आवेश यानी प्रोटॉन के गति की दिशा पर कोई चर्चा नहीं हुई है। ठीक है, तो हो सकता है कि कभी प्रोटॉन की जो दिशा है, उस गति की दिशा है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र एक्टिव हो जाए, एंगल को लेकर के, कोण को लेकर के। यहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र पर लंबवत हमने इसको प्रोजेक्ट किया। जैसे चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है और चार्ज को मान लेते हैं मैं इधर की तरफ प्रोजेक्ट करता हूं, तो मैं राइट हैंड का रूल आपको बताया था कि ऐसे भी के तरफ और इधर उंगली घुमाएंगे तो बल ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मतलब वेग पर लंबवत। लेकिन अगर कहीं परिस्थिति ऐसी बनती है कि वेग पर लंबवत बल न रह सके या चुंबकीय क्षेत्र जो है वो, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में ये नहीं लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस बात की गारंटी ये सवाल नहीं देता है हमको। समझ गए ना? तो वहां पर भी उसके बदलने के आसार हैं। तो ऐसी परिस्थिति में चाल पर भी एक झटका आ सकता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मुक्त गति में हम मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर देंगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, लेकिन अगर कोई अलग डायरेक्शन हमने सेलेक्ट कर लिया तो मे बी, समझ गए ना बात को? तो कभी कभी क्वेश्चन की गंभीरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उस पर गौर करना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में जो रियल फैक्ट है कि प्रोटॉन का मास नहीं बदलता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, और वो हमारे ऑप्शन में नहीं है। देखा जाए चाल, तो बल के अगर उस दिशा में बल काम कर गया और बल काम करने के बाद अगर उसकी जो है ना, क्या बोलते हैं, वेग में, उसके वेग में परिवर्तन आ गया, मैग्नीट्यूड में परिवर्तन आ गया था, तो चाल भी अस्थिर नहीं रहा, एक नंबर बात। और संवेग को तो अस्थिर रहना ही नहीं है, क्योंकि अगर वो सर्कुलर मूवमेंट करेगा तो दिशा तो बदलेगा, तो दिशा बदलेगा तो संवेग सदिश राशि है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है, तो भाई साहब संवेग को भी अस्थिर रहना संभव नहीं है। तो जब संवेग तो वेग से ही मिलकर के बनता है, तो तब संवेग भी परिवर्तित होगा। चाल पर भी गारंटी नहीं दे सकते, संवेग पर भी गारंटी नहीं दे सकते, वेग पर भी गारंटी नहीं दे सकते, तो इसका मतलब कोई नहीं। और सही आंसर इसका है द्रव्यमान। प्रोटॉन का मास चेंज नहीं होगा। और अगर कभी पूछ दे गलती से प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, तो ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए। समझ गए ना? ये mn 1.67 है ना, के बाद कोई भी डिजिट इससे बड़ा होगा, चूंकि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है, 7.4 मान लेते हैं, और 10⁻⁻28 किलोग्राम होना चाहिए। और 28 नहीं सर, 27 है, -27। और इसी तरह से MP है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो मतलब ये हो सकता है कि ये इसके पावर में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन इतना समझना है कि प्रोटॉन जो है इससे हैवी न्यूट्रॉन होता है, थोड़ा भारी होता है, और इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का होता है। तो इस तरह की भी संभावना अगर आ जाए तो हम लोग वहां से भी, मान लो पूछने के लिए तो बोर्ड एग्जाम है, अगर वहीं से आ गया तो हम लोग वहां पर भी फिट बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात को समझना है कि इसमें कोई नहीं होगा, यानी मास ऑफ प्रोटॉन डज नॉट गोइंग टू चेंज। मास प्रोटॉन का यानी द्रव्यमान प्रोटॉन का नहीं बदलेगा। अगर आपको आने वाले एग्जाम में बाय द वे इस तरह का क्वेश्चन आए तो ध्यान देना है कि द्रव्यमान नहीं बदलेगा उसका। 2018 में यूं तो ये पूछा हुआ है। 5th नंबर में पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज है, वेस्ट डायरेक्शन में हमने उसको प्रोजेक्ट किया। मान लेते हैं कि यहाँ हाँ
आपके तरफ सपोज कीजिए मैंने ईस्ट मान लिया, इधर की तरफ मैंने वेस्ट मान लिया, आप खुद जज कर लेना ना। और इधर क्या होगा, इधर पूरब है तो इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है तो इधर दक्षिण है। तो पूरब के तरफ नहीं, उत्तर के तरफ नहीं, धनावेशित कण है, जैसे अल्फा कण के रूप में शायद लिखा है इसको, अल्फा कण है ना। अल्फा कण भारी कण होता है ना, हाइड्रोजन से 4 गुना इसका मास होता है और इस पर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उतना अभी बहस नहीं करना उस पर। सो पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर, अब देखिए पश्चिम उसको हमने फेंका था, वो शिफ्ट किधर कर गया, उत्तर कर गया, तो वेग की दिशा पश्चिम, शिफ्ट कर गया उत्तर, है ना, तो बल लगा उत्तर की तरफ, तभी तो उधर शिफ्ट किया है ना। तो पश्चिम की तरफ गतिशील, उत्तर की तरफ मूवमेंट, तो कह रहा है कि बता दीजिए कि हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अब बताइए क्या होगा। मैंने कहा था ना आपको कि दाहिना हाथ में पूरा कमाल है आपका, इसको अगर आप सही तरीके से यूज करना सीख लेंगे तो समझ लीजिए कि आपके लिए सारी बातें आसान हो जाएगी। अब देखिए, वेग की दिशा मालूम है, बल की दिशा मालूम है, और हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त करनी है। कैसे प्राप्त करेंगे, 4 ऑप्शन है। क्या दक्षिण की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या पूरब की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या ऊपरी मुखी होगा, क्या अधोमुखी होगा। ऊपरी मुखी का मतलब होता आउट ऑफ द, अगर मैं यहां देखूं तो ये इस पेज से बाहर आ रहा है ना। तो आपको क्या बताया था मैंने, चुंबकीय क्षेत्र मैंने बताया था। अब देखिए, वेग है पश्चिम, दाहिना हाथ खोलिए मेरे साथ देखिए, वेग है पश्चिम, है ना, वेग है पश्चिम, और बल किधर की तरफ है, उधर है, तो अंगूठा इधर आप लगे, बल किधर आता है, इसके तरफ आता है, दाहिने हाथ के अंगूठे। देखिए ध्यान से देखिएगा, सब हो जाएगा। यहां से बल है किधर, बल किधर बता रहा है, बल उत्तर की तरफ बता, तो उत्तर की तरफ बल है और वेग इधर है, तो कैसे होगा देखिए, यहां देखिए ध्यान से, कहा गया ये, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित, पश्चिम की तरफ प्रक्षेपित किए हैं, है ना, और चार्ज पॉजिटिव है, ये भी ध्यान देना है, और ये डिफाइन भी होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए ही। तो पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण को किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है, तो फोर्स इधर लग रहा है उत्तर, क्योंकि पश्चिम इधर है तो उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, पूरब इधर, क्या होगा देखिए, भी क्रॉस बी, भी क्रॉस बी, भी क्रॉस बी, किधर की तरफ होगा बताइए, ऊपरी मुखी होगा ना। देखिए इधर देखिए, ध्यान से देखिए, भी इधर है और फोर्स इधर है, तो भी क्रॉस बी, भी क्रॉस बी, भी क्रॉस, उंगली देखिए ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है मतलब ऊपरी मुखी, ऊपरी मुखी, है ना, ऊपरी मुखी हमारा जो है वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। आपको मैं क्या बोलते हैं कि आवेश का मामला है तो थोड़ा और इसको आप समझ सकते हैं, राइट हैंड रूल से आप इसको समझने की कोशिश करना। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी सिखा देता हूं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी में देख, अभी तो यहाँ पर वही फिगर था सेम। मान लो कि मैं क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूँ, फिर आपको इसको इनटू द पेज अधोमुखी कह सकते हैं आप। अब मान लेते हैं कि चार्ज यहाँ पर है, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और आपने भी इधर दिया, तो फोर्स किधर आया था देखिए, भी, देखिए यहाँ ध्यान से, भी और बी, भी इधर इधर की तरफ दिया तो भी और क्रॉस बी, अंदर की तरफ हम ये चारों उंगली को ले जाते हैं, क्योंकि इनटू द पेज फील्ड है हमारा, तो फोर्स किधर लगा, ऊपर लगा। तो ध्यान देना है कि राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे, जहां एफ वेक्टर इक्वल टू, पहले भी चर्चा किया हुआ, उसका टेंशन आपको लेने का जरूरी नहीं है, आप इसी का हेल्प लेकर के और सीखिएगा, क्योंकि ये सीखा हुआ चीज जो रहेगा आपको लंबे समय तक काम देगा, कहीं परेशान नहीं, और ये आपको जरूरत भी है, आगे भी इसकी आवश्यकता है।
तो इसका ऊपरी मुखी हो गया, यानी दक्षिण नहीं हो सकता है, पूरब नहीं हो सकता है, अधोमुखी नहीं हो सकता है। ये सभी भी हो सकते हैं किसी दूसरे प्रोजेक्शन पर। मैंने आपको ये बात कही थी कि एक अगर आंसर सही है और बाकी 3 गलत है तो अलग अलग क्वेश्चन के लिए वो भी सही हो सकता है। आप अगर मान लेते दक्षिण की तरफ चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दक्षिण की तरफ चुंबकीय क्षेत्र का आंसर आएगा तो ये सारी चीजें बदल जाएगी। समझ गए ना। अगर मान लो अधोमुखी होगा तो उसके हिसाब से बदलेगा वो। तो वो आप इसी फॉर्मूला से प्रैक्टिस करके सबको देख करके आप रख लेंगे, सब एकदम बिल्कुल इसी रूल पर आएगा, कहीं से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस सवाल के लिए आंसर है। बाकी ये 3 जो है अलग अलग दिशाएं, तो आप उसको प्रैक्टिस करके देखेंगे कि ये मतलब अगर ऐसा फील्ड की दिशा रह गई तो इसका मतलब किधर की तरफ वो कण प्रक्षेपित किया गया होगा, तो इस पर आ जाएगा, वो इस पर आ जाएगा। अगर चार्ज पॉजिटिव रहा तो जैसा ये दिशा बता रहा उसी दिशा में, अगर ये चार्ज नेगेटिव रहता तो ठीक उसके उल्टे दिशा में होता वो। दूसरी बात है कि अगर ये उत्तर की तरफ शिफ्ट किया, क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है। मतलब अगर मान लेते ये इधर जा रहा था, सपोज कीजिए मैं इस पर अगर देखूं तो पहले पश्चिम जा रहा था, और पश्चिम अगर बोर्ड पर देखते हैं तो बोर्ड पर क्या होता है, नॉर्थ इधर होता है, ईस्ट इधर होता है ना, वेस्ट इधर होता है और साउथ इधर होता है। तो आवेश अगर इधर की तरफ जा रहा था और इधर शिफ्ट कर गया, है ना, उत्तर की ओर शिफ्ट किया, तो जाहिर सी बात है कि इधर की तरफ बल लगा होगा उसके ऊपर, सीधी बात है। और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो बस उसी से देख लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र में किधर सेट करूं कि बल इधर हो जाए। तो देखिए साफ भी है इधर, और मुझे मैं आप सेट कर रहा हूं, यहां देखिएगा ध्यान से, यहां पर आपको और क्लियर समझ में। देखिए पश्चिम की तरफ मैं जा रहा था, मेरा आवेश जब वो वेस्ट जा रहा है, देखिए साफ क्लियर दिख जाएगा, है देखिए फोर्स उत्तर की तरफ गया है, देख लीजिए इधर की तरफ आ रहा है ना, बिल्कुल। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो इधर नहीं फोर्स लग करके फोर्स इधर लगता, है ना, चुंबकीय क्षेत्र फिर लेकिन वही रहता। यहाँ पे ध्यान रखिएगा धनावेशित कण है तो एज इट इज है, लेकिन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख देगा, है ना, तो फिर आपको ऑप्शन मिलेगा कि उत्तर नहीं शिफ्ट करके वो इधर शिफ्ट कर रहा, दक्षिण शिफ्ट कर रहा है। तो ये सब चीज ध्यान देना है। क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे क्या बोलते हैं, एग्जाम बूस्टर कोर्स में सिर्फ यही नहीं है कि एक क्वेश्चन का जवाब दे दिए बेटा, उसके सराउंडिंग में आपको हर जगह दोहराता हूं, क्योंकि एग्जाम आ रहा है, ये पूछा जा चुका है। तो इसके आधार पर इस रेंज में क्या क्या सवाल हमारे सामने आ सकता है, उन तमाम संभावनाओं पर एक बार गौर करना जरूरी है, क्योंकि हमें 400 प्लस मार्क भी तो चाहिए, तो उसके हिसाब से हमको प्रिपेयर भी तो होना पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब देखा जाए 6 नंबर में, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, बस मैंने आपको सिखाया हुआ था। आई बी कौन, एफ, ये कौन सा है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी। तर्जनी किसको बोलते हैं, तर्जनी किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये मध्यमा तर्जनी अंगूठा, है ना, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब। तो याद रखिएगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में आई बी एफ, आई बी एफ यानी मध्यमा पे करंट, है ना। देखिए ना सामने से, अगर आपको लगे कि सर क्या बात है, और ये आता किसके लिए है, चालक तार को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखिएगा तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, बल किधर लगेगा, इसके लिए रूल बताया गया है। तो मैं राइट हैंड से कर लेता हूं, मैं जो है सो हर सवाल को कर लेता हूं राइट हैंड से, और मैं आपको भी सिखा दूंगा। देखा जाए, ये करंट की दिशा में आप दाहिने हाथ का चारों उंगलियां रख दीजिए और चुंबकीय क्षेत्र की तरफ उंगलियों को घुमाइए। देखिए ना, अभी भी कर देंगे हम, ऐसे है ना। देखिए इधर अगर मैं ये कहता हूँ करंट इधर जा रहा है, यानी चालक तार जो है वो ऐसे, ये मान लो मेरा हाथ चालक तार है ना, और चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ ऐसे ऐसे हाथ को फैला करके उंगली रखूंगा और चारों उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की तरफ में घुमाता हूं। देखिए अंगूठा क्या दे रहा है, फोर्स दे रहा है। याद रखिएगा
इसी कॉन्सेप्ट, अगर मान लेते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का रूल हो सकता है आपके दिमाग से उतर जाए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है कि कोई बच्चा गलती से क्या करेगा, इसी में क्षेत्र दे देगा, इसी में धारा दे देगा, कुछ से कुछ कर देगा। जी नहीं, आई किस में, आई का मतलब करंट, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र और एफ का मतलब फोर्स। तो आई बी एफ, और अगर कंफ्यूजन है तो बस देख लीजिए, करंट की दिशा में हाथ रखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ उंगली घुमाइए, अंगूठा फोर्स बता देगा। तो कैसा होगा, चालक पर आरोपित बल की दिशा, तर्जनी तर्जनी आई बी चुंबकीय क्षेत्र बताएगा बेटा। ए नंबर में चालक पर आरोपित बल की दिशा, जी नहीं, बल नहीं बताएगा। ये कौन सा है, ये तर्जनी ही ना, बाम हस्ते तर्जनी, ये देखिए फोर फिंगर है। चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, जी नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। परफेक्ट, और कोई नहीं तो इसका आंसर होगा ही नहीं। समझ गए बात को। तो ये, और ये पूछा गया है इसका, ये हम नहीं देख पाए हैं कि ये मुझे लगता है बहुत हाल में 22-23 का होगा। मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन आपको जो है वो 2019 का पूछा हुआ बेटा, 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो इस हिसाब से अभी हमने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लिए लगभग, जो मुझे लगा ऑब्जेक्टिव में कि इस पर चर्चा ढंग से होना जरूरी है, मैंने किया। और आई होप, मुझे विश्वास है कि आप इसको जितनी बार देखेंगे, जितने तरीके से देखेंगे, जितनी गंभीरता से देखेंगे, मोस्ट ऑफ द बेनिफिट आपके पास रहेगा। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, अपने सारे सर्कल में इस चीज का बेनिफिट पहुंचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप एग्जाम हॉल में बाय द वे एक साथ बैठे हैं थोड़े अंतर पर, और कभी किसी कारणवश आपके दिमाग से चीजें निकल गई। तो ये याद रखिए, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। सब लोग फर्स्ट डिवीजन करें, सब लोग को बढ़िया मार्क आए, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। तो थोड़ा मोड़ा हेल्प एक दूसरे से मिल जाएगा। इसीलिए अपना सर्कल बना के रखिए, अपने दोस्तों के बीच इसको मतलब कीजिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं, छोटे उम्र के हैं, आप नए हैं, तो आपके मन में होगा कि हो इस सब चीज में क्या, जी नहीं। जिसने भी इसे इग्नोर किया, मैं आपको गारंटी देकर कहता हूं, क्योंकि आप अभी बच्चे हो, हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ जो है सो मतलब एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे काम किया हुआ है। इसीलिए आपकी अपनी नादानी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ये मैं आपको बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बेटा आपको आगे बढ़ना है। चिंता हम लोगों को भी है कि आज हमारे सोसाइटी से बच्चे अच्छा एजुकेशन लेकर के नहीं आ रहे हैं, इसके चलते अपर क्लासेस में उसे परेशानी हो रही है। आप देखिए ना, आप तो जब हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप देखिए कि 9th क्लास का भी लेक्चर बना हुआ है, फिजिक्स बना हुआ है, बाकी और भी चीजें उसके लिए भी बनेंगे, पर उसके लिए इतनी जल्दी नहीं है। पर आपने गौर करना है कि 9th क्लास का वर्क एनर्जी बना हुआ और 11th जेई नीट के लिए भी वर्क एनर्जी बन रहा है। दोनों में आप डिफरेंस देखिएगा। तो बहरहाल अभी आप अपना एग्जाम देख लीजिए, और अपने छोटे जो भी जूनियर्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट कीजिए, और अपने सर्कल को जनरेट कीजिए। सर्कल यानी अपनी जो आपकी दोस्ती यारी है उन सबको, क्योंकि वो भी तैयार होगा तो कहीं ना कहीं आपको ही बेनिफिट पहुंचाएगा। अगर कहीं ग्रुप डिस्कशन में बैठ गए, 10 क्वेश्चन लेकर के बैठ गए, और आप वहीं पर मान लो चैनल भी स्टार्ट कर दिया, और या नहीं किया, तो देखेंगे कि ये चीज डिस्कस हुआ था, और डिस्कस होने के बाद इस पर क्या निर्णय आया है, क्या अच्छा होना चाहिए, क्या सर हम लोगों के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं तो हमें भी फायदा उठाना चाहिए। तो ये सब चीज ग्रुप बनाने से होगा। हो सकता है, ये होता है, खूब होता है कि जाना हुआ क्वेश्चन आप हॉल में जाएंगे, बाय द वे वो मिस कर गया, इतना मेहनत करके गए वहां पे गलत हो गया। तो इस कंफ्यूजन के लिए आप एगो दोस्त बना करके रखिएगा उस हॉल में, उसका अगर सीट है तो थोड़ा तो हेल्प मिल ही जाएगा उससे। मार्क कलेक्ट कीजिए, चाहे मर के हो, पछड़ के हो, जितना मेहनत करके हो, 2 महीना ईमानदारी से, कोई फालतू चीज अभी यूज नहीं करना है, टाइम सेलेक्ट करके, और देखिएगा इसका परिणाम कितना बेहतर होता है। आपको मेरी दुआएं लगेगी ही लगेगी, और ये मैं आपसे वादा करता हूं। थैंक यू सो मच।